नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो प्रयागराज से है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट के साथ पूरे प्रदेश के सभी जिला अदालतों में सिर्फ वर्चुअल सुनवाई होगी। वकीलों और स्टाम्प वेंडर की एंट्री भी बैन कर दी गई है। सिर्फ जमानत और बहुत जरूरी केस की ही फिजिकली सुनवाई होगी। कोर्ट के कर्मचारियों की ड्यूटी के लिए बाकायदा रोस्टर भी बनाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं। नई गाइडलाइंस आई है। सभी कोर्ट और कचहरी और अदालतों के लिए यह साफ कर दिया गया है कि फिलहाल अब वर्चुअल सुनवाई ही होगी। वकीलों और स्टाम्प वेंडर की एंट्री भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। सिर्फ जमानत और बहुत जरूरी केस की ही फिजिकल सुनवाई होगी। इसके अलावा कोर्ट के कर्मचारियों की ड्यूटी के लिए भी बाकायदा अब रोस्टर तैयार किया जाएगा। ये सभी बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। गाइडलाइन जारी की गई है सभी अदालतों के लिए। बड़ी खबर मैं आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। जिला और फैमिली कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी। अगले आदेश तक वकीलों और स्टाम्प वेंडर की एंट्री भी पूरी तरीके से रोक दी गई है। जमानत और बहुत जरूरी केस की सुनवाई फिजिकल तरीके से की जाएगी। कोविड कंट्रोल को लेकर सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि अब उन्हें इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि अगर सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं होंगे तो निजी अस्पतालों को मरीजों को भर्ती करना होगा। मरीजों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर जैसे जरूरी इंजेक्शन और दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर एनएसए भी लगाया जाएगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब कम से कम इलाज नहीं मिलने की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद ये उम्मीद लोगों के भीतर जगी है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। वाराणसी से रवि पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत हम मोहम्मद शबाब के पास से करेंगे। शबाब, सीएम की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, खासतौर से कल हम जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि अगर किसी को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो प्राइवेट अस्पताल में हर हाल में उसका इलाज करवाया जाएगा और सरकार की तरफ से खर्च उठाया जाएगा। इन सभी बातों का कितना असर देखने को मिल रहा है और अब जो नए निर्देश दिए गए हैं वो जमीन पर कितना देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं कि किसी को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जो मरीज़ हैं उनको कहीं भटकना ना पड़े, जो तीमारदार हैं उनको किसी तरह की कोई विकट समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की कई जगहों पर मनमानी जारी है। सरकारी दखल के बावजूद बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो मरीज़ों को एडमिट करने से मना कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि जाइए सीएमओ से लिखा कर लाइए, इसके बाद हम आपको एडमिट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं व्यवस्थाओं को बनाने की हैं। नीचे का सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली जो काम करना चाहिए जिस तेज़ी के साथ, उसमें थोड़ी सी कहीं कमी नज़र आती है। उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे 1 सप्ताह पहले कि अवध शिल्पग्राम में एक अल्टरनेट हॉस्पिटल बना दिया जाए कोविड के लिए। 350 बेड का ये हॉस्पिटल बनना था, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ बातें कही गई थी उतनी तेज़ी के साथ काम होता नज़र नहीं आ रहा है। अभी हफ्ता 10 दिन और लग जाएंगे इस हॉस्पिटल को शुरू होने में। इक्विपमेंट लखनऊ में ना मिलना इसके पीछे वजह बताई जा रही है। चंडीगढ़ और दिल्ली से इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं। तो ये तेज़ी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मुसीबतों का सबब बन रही है। कोविड कमांड सेंटर की कल हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से मरीज़ वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तीमारदार वहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिर चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या फिर मरीज़ों को एडमिट कराने की बात हो, वो वहाँ पर खड़े होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अफसरान टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। ये तमाम बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना मरीज़ों को और तीमारदारों को अभी भी करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात जो है जो संतुष्टि देती है वो ये है कि कल जो 24 घंटे के आंकड़े आए थे लखनऊ में मरीजों के कोविड संक्रमण के, उसमें थोड़ी कमी देखी गई है। 1000 के आसपास मरीजों की तादाद कम हुई है 24 घंटों में। लेकिन ये आंकड़ा अगर 1 सप्ताह तक सस्टेन कर जाए तो समझिए मामले जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। वरना उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जहां पर। ठीक है शबाब, ये बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है जहां पर जिला प्रशासन एक्शन में है। बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट का अधिग्रहण किया गया है। समिति के माध्यम से अब प्लांट की शुरुआत की जाएगी। 2 मई तक प्लांट से उत्पादन शुरू हो जाएगा। रोजाना 400 सिलेंडर का यहां से उत्पादन किया जाएगा। ये बड़ी खबर, राहत भरी खबर कही जा सकती है जो वाराणसी से आई है, जहां पर जिला प्रशासन एक्शन में है और बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट का अधिग्रहण भी किया गया है।
वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनके पास चलते हैं। रवि, अच्छी खबर सामने आई है बनारस से। जी बिल्कुल, देखिए लगातार वाराणसी में जो हालात सुधार की तरफ जिला प्रशासन कार्यरत है। पिछले दिनों ऑक्सीजन 4 टैंकर वाराणसी में आए, तो वहीं अब जो ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, ये रोहनिया में स्थित ऑक्सीजन प्लांट है जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। अब जिला प्रशासन उसको अधिग्रहित कर चुका है और जल्द ही, यानी कि एक टारगेट दिया गया कि 2 से 3 मई तक इसको चालू कर दिया जाएगा और यहाँ से काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है उत्पादन यहाँ पे होंगे। तो बनारस के लिए खासा राहत भरी खबर है, क्योंकि वाराणसी में जहाँ एक तरफ प्लांट लगाने की बात कही जा रही है, तो वहीं जो एक प्लांट है उसको चालू करने किया जा रहा है। तो एक बड़ी राहत है बनारस के लिए, क्योंकि बनारस में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें काफ़ी तीमारदारों का और मरीजों को डरा दी थी, लेकिन लगातार जो राहत भरी खबरें आ रही उससे अब आराम मिल रहा है। और वहीं अगर कोरोना की भी बात करें तो अब पिछले 2 दिनों के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी सुधार में है। जो रिकवरी रेट है वो बढ़ी हुई है। तो ये धीरे धीरे बनारस के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन लगातार अगर ये जारी रहेगी तो जाके माना जा सकता है कि हाँ, अब हालात पूरी तरीके से काबू में हो रहे हैं। ठीक है रवि, गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कैसे हालात हैं गाजियाबाद में अब? देखिए, कमोवेश यही हालात पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ गाजियाबाद के भी है। यहाँ लगातार जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो 370 नए केसेस आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की अगर संख्या यहाँ की जाए तो तकरीबन 5,500 ऐसे मरीज हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, जो कि लगातार अपना इलाज अस्पतालों में करा रहे हैं। एक जो इस दौरान एक राहत भरी जो खबर आती है वो यही है कि तकरीबन जहां तक बताया जा रहा है 5,500 जो पेशेंट है जो कि एक्टिव है, वहीं दूसरी ओर अब तक तकरीबन 23,700 पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर को जा चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसी चेन है कोरोना की जिसे तोड़ना बेहद जरूरी है अमित। और मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है ये शासन और प्रशासन की नहीं है, इसमें आम जन सहभागिता भी बहुत जरूरी है और आम जन को भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना होगा ताकि इस कोरोना रूपी राक्षस को हराया जा सके। वहीं दूसरी ओर बात की जाए गाजियाबाद की, क्योंकि एनसीआर का सटा हुआ इलाका है, तो ऐसे में यहाँ लगातार जो पेशेंट है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो दिल्ली है और नोएडा है और गाजियाबाद है एकदम पास के इलाके हैं और यहाँ से रोजाना लाखों की तादाद में लोग आवागमन करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो कोरोना के मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की जो किल्लत थी पिछले 2 दिन रही थी, हालांकि इसको अब सुचारू कर दिया गया है। यहाँ पे नए प्लांट थे उनको सरकार ने अपनी तरफ ले लिया है, प्रशासन ने अपनी तरफ ले लिया है और उनको इस बात को लेकर चिन्हित भी कर दिया कि कालाबाजारी नहीं होगी और जो लोग जरूरतमंद होंगे वो अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, उसके बाद ही उन्हें ऑक्सीजन मिल पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर एक्वा लाइन पर मेट्रो नहीं चलेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो नहीं चलाई जाएगी। कोरोना को देखते हुए एनएमआरसी ने बड़ा फैसला लिया है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान फिलहाल मेट्रो का संचालन एक्वा लाइन पर नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एक्वा लाइन पर मेट्रो अब नहीं दौड़ेगी। इस दौरान मेट्रो की तरफ से फैसला लिया गया है, एनएमआरसी की तरफ से, कि फिलहाल मेट्रो का संचालन वीकेंड कर्फ्यू पर बंद रहेगा। लखनऊ में बढ़ते संक्रमण के बीच एक राहत की खबर आई है। डीआरडीओ अवध शिल्पग्राम में 300 बेड का अस्पताल तैयार हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 30 अप्रैल तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, जिससे कोविड मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। तो राजधानी लखनऊ से राहत भरी खबर है। 30 अप्रैल तक कोविड मरीजों के लिए 300 बेड का यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा अवध शिल्पग्राम में। खास बात यह है कि ऑक्सीजन प्लांट भी यहीं पर लगाया गया है। मतलब ये कि इस अस्पताल के बन जाने के बाद बेहतर इलाज भी मिल पाएगा, साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता भी यहाँ पर हो पाएगी। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। इसके सह प्रायोजक हैं ल्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। और बात करते हैं महाकुंभ की। आज हरिद्वार कुंभ का आखिरी शाही स्नान है। इसे लेकर श्रद्धालु भी सुबह से हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद घाट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर यहां पर अखाड़ों से जुड़े संत स्नान करने के लिए पहुंच पाएंगे। इस बार हरिद्वार जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि हर अखाड़े से सिर्फ 100 संत ही स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, तो कोविड गाइडलाइंस का पालन भी होता रहे और साथ ही साथ यहाँ पर अखाड़ों के संत स्नान करने के लिए भी पहुंचे, ये प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि कई अखाड़ों ने पहले ही कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद आज बहुत कम संख्या में यहाँ पर
भीड़ देखने को मिल रही है। आम श्रद्धालुओं के लिए भी अब से थोड़ी देर बाद घाट बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद अखाड़ों के संत यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। हरिद्वार कुंभ का ये आखिरी शाही स्नान है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अखाड़ों से अपील की थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो, जिसके बाद कुछ अखाड़ों ने कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी थी और वो यहाँ से वापस भी लौट गए थे। हालांकि कुछ साधु संत और अखाड़े अब भी हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं। उनका कहना है कि आज आखिरी शाही स्नान करने के बाद ही वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो हरिद्वार कुंभ में मेले का आज आखिरी शाही स्नान है। स्नान के लिए निरंजनी अखाड़े के साधु संत निकल भी पड़े हैं। बेहद सीमित संख्या में खुली जिप्सी में बैठकर साधु संत अंतिम शाही स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर खुली जिप्सी में ये साधु संत स्नान करने के लिए निकले हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही घाट पर पहुंचेंगे, वहां स्नान करेंगे और इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा। संतों की संख्या बहुत कम है। पहले ही अखाड़ों की तरफ से साफ कर दिया गया था कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ घाट पर इकट्ठा ना होने पाए, और आज वही पालन यहाँ पर अखाड़ों की तरफ से किया जा रहा है। बहुत सीमित संख्या में ये साधु संत स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, आस्था की कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? कुंभ अब सांकेतिक हो चला है, लेकिन फिर भी क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, हरिद्वार कुंभ मेला 2021 जो चल रहा था उसका आज अंतिम शाही स्नान हरिद्वार में होने जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण ये शाही स्नान जो है वो बेहद ही सांकेतिक और प्रतीकात्मक ढंग से ये स्नान किया जा रहा है। इसमें सभी अखाड़े जो हैं, इसमें ज़्यादातर जो अखाड़े थे वो पहले ही अपने कुंभ विसर्जन की, कुंभ समाप्ति की घोषणा अपने अखाड़ों की ओर से कर चुके थे, और यही कारण है कि जो अखाड़े हैं वो बिल्कुल सांकेतिक ढंग से अपने अखाड़ों के कुछ खास प्रतिनिधियों के माध्यम से ही वो हर की पैड़ी पर पहुंचेंगे और यहाँ पर वो स्नान करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले जो सबसे पहले अखाड़ा स्नान करने के लिए आता है, निरंजनी अखाड़ा, वो अपने स्थान से निकल चुका है और थोड़ी ही देर बाद वो हर की पैड़ी पर पहुंचेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ हर की पैड़ी पर किस तरह से जो गंगा घाट है, प्रमुख गंगा घाट है, उसको खाली कराया गया है। जैसा कि अखाड़ों के लिए गंगा घाट जो है वो आरक्षित हो जाते हैं, इनको खाली कराया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद निरंजनी अखाड़ा यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन निरंजनी अखाड़े के जो साधु संत हैं, जैसे निरंजनी अखाड़ा है या जूना अखाड़ा है, तो ये बहुत बड़ी संख्या वाले साधु संत संख्या वाले ये अखाड़े हैं। लेकिन बावजूद इसके क्योंकि सांकेतिक ढंग से ये स्नान किया जा रहा है, तो बहुत ही कम संख्या में 40-45 साधु संतों की संख्या में ही निरंजनी अखाड़े के साधु संत निकले हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके अलावा यदि बात करें यहाँ के वातावरण की, तो क्योंकि जैसे अन्य दिनों पर भी स्नान पर्वों के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो उसके अलावा भी कोई खास भीड़ भाड़ यहाँ गंगा घाटों पर आज नज़र नहीं आ रही है और बिल्कुल एकदम शांत वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। तो ये अपने आप में एक खास तरह का नज़ारा है। जब कुंभ मेला भी हो रहा है और कोरोना का प्रकोप भी अपने चरम पर है, तो उस कारण से लोगों में डर है। लोगों को जैसे तरह से प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो बंदिशें लगाई गई हैं, उनका भी लोग पालन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक खास नज़ारा है कि कुंभ मेले के साथ साथ हरिद्वार के ब्रह्मकुंड पर जो सन्नाटा देखने के लिए मिल रहा है। बहुत शुक्रिया पुलकित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर बहराइच से है, जहां पर दो बसों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना बहराइच बाराबंकी हाईवे पर जरवल थाना इलाके में हुई। घाघरा घाट के पास दोनों बसों की भिड़ंत हुई है। वहीं इस दुर्घटना पर सीएम योगी ने शोक जताते हुए अधिकारियों को घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने के लिए निर्देशित भी किया है। थाना क्षेत्र में शुक्ला ढाबे के पास आज 2 बसों में आमने सामने टक्कर हुई है। एक बस प्राइवेट बस थी जो कि गोंडा से आ रही थी और दूसरी बस रोडवेज की थी जो लखनऊ से आ रही थी। दोनों बसों की टक्कर में कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया था, जिनमें 2 व्यक्तियों की डेथ हुई है और 6 लोगों का इलाज जारी है। आज हनुमान जयंती है, जिसको लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। उन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाई का जिक्र करते हुए अपने ट्वीट की शुरुआत की है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। निष्काम भक्ति, अपार शक्ति व समर्पण के प्रतीक संकटमोचक बजरंगबली जी से प्रार्थना है कि वो हम सभी को बल, बुद्धि, विवेक
एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। श्री हनुमान जयंती जी की समस्त प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल